बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीम जी फिजियो। आज के लेक्चर से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स का। हमने डिवाइड किया है अपने लेक्चर्स को अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में और स्पाइन में के डिफरेंट जॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने लेक्चर्स को डिवाइड किया है। रीजनल ऑर्थोपेडिक अपर लिम्ब की हम वहाँ से अपने लेक्चर्स का से आगाज़ करेंगे। रीजनल ऑर्थोपेडिक्स में सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट और पेक्टोरल गर्डल को साथ लेके चलेंगे आज, जिसमें हम सिर्फ अभी जनरल एस्पेक्ट उसका डिस्कस करेंगे। उसकी डिजीज़ वगैरह अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने उसको देखना है कि हमने शोल्डर जॉइंट को किस तरह असेस करना है। तो फिर पेशेंट हमें आगे बताता है कि उसको कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर हम फर्दर उसकी असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हर केस में सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल होती है वो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री भी दो किस्म की है। जब जैसा कि हम फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने एक फ़िज़िकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने उसे देखना होता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन ने उसको किस तरह देखा है और उसका डायग्नोसिस क्या था। तो सबसे पहले हमने ऐसा हिस्ट्री से स्टार्ट करना है। हिस्ट्री में हम डिवाइड कर लेते हैं हिस्ट्री को डिफरेंट कंपोनेंट्स में, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, देन आता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और फिर इन्वेस्टिगेशंस और अदर थिंग्स, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल थेरेपी डायग्नोसिस के अलहदा वाले लेक्चर में। फ़िज़िकल थेरेपी डायग्नोसिस के बारे में हम अलहदा से एक लेक्चर रखेंगे जिसमें उसको प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज फ़िलहाल हम ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि हमें ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह पेशेंट को हिस्ट्री लेनी होती है और किस तरह पेशेंट सिम्टम्स अपने हमें बताता है और हमने किस तरह उसको असेस करना है और किस तरह फर्दर हमने उसे लेके चलना है ऑर्थोपेडिक कंडीशंस को। शोल्डर जॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेन जनरल सिम्टम्स जो पेशेंट हमें आके बता सकता है, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होती है वो होती है पेन। नंबर वन पेन जो है, पेन को हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो पेन जो है वो इस तरह डिफ़ाइन हो सकती है कि अनप्लेजेंट सेंसेशन जो कि पेशेंट परसीव करता है किसी भी टाइम अपने शोल्डर जॉइंट और पेक्टोरल रीजन में। ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर जो पेन हो रही है पेशेंट को वो शोल्डर जॉइंट की ही है। अब शोल्डर जॉइंट की हम बात कर लें तो शोल्डर जॉइंट जो है वो हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड फोसा ऑफ स्कैपुला के साथ मिलकर बनता है, जिसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। लेकिन इसके अपर और बैक पे स्कैपुला भी होती है, स्कैपुला और ऊपर जो है एक्रोमियन प्रोसेस भी होता है। और ये अकेला नहीं होता, जबकि फ्रंट साइड से हम अगर देखें तो स्टर्नम के साथ क्लेविकल जुड़ी होती है और जॉइंट बना रही होती है मीडियल साइड पे, जिसको हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट भी सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब हम शोल्डर की मूवमेंट्स करते हैं तो ये एसेसरी मूवमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है और हमें रेंज कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जो सबसे पहले सिम्टम है पेन, ये सबसे कॉमन सिम्टम पेशेंट हमें बताता है कि मुझे दर्द है इस जगह में। अब इस जगह में किससे है ये अब काम होता है। अगर तो पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आता है फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास, तो फिर हमें देखना होता है कि उसको पेशेंट को पेन किस उसकी हिस्ट्री के साथ हमने कंपेयर करना होता है कि उसकी हिस्ट्री क्या बता रही है। फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री को लेके चलते हैं और फर्दर क्लिनिकल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग करके हम डायग्नोसिस, फिज़िकल थेरेपी डायग्नोसिस बना सकते हैं। लेकिन अगर ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पेशेंट जाता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि पेन जो उसको शोल्डर जॉइंट में हो रही है वो शोल्डर जॉइंट की ही हो। वो ये भी हो सकता है कि अगर तो पेशेंट इस तरह हैंड रखता है अपने शोल्डर जॉइंट के अपर साइड पे, तो अपर साइड की फिर आपके माइंड में सबसे पहले आ जानी चाहिए एनाटमी शोल्डर जॉइंट की, स्कैपुला की, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की या क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की, कि अपर साइड पे क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो शोल्डर जॉइंट का ही पेन हो जिसमें ह्यूमरस और ग्लिनोइड फोसा होते हैं। ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की भी हो सकती है पेन, जिसमें पेशेंट ऊपर हाथ रख सकते हैं। और इसकी डिजीज़ बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्पोर्ट्स में और एथलेटिक्स में जो एथलीट्स को पेन आ सकती है उनमें। और फर्दर हम इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे हमें जो सबसे ज़्यादा सिम्टम देखने को मिल सकती है, जो पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है, वो होती है रेफर्ड पेन।
रेफर्ड पेन एक बहुत ही वास्ट सा टॉपिक है, हम उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करेंगे तब हम इसको देखेंगे। अपर लिम्ब को सबसे ज़्यादा करीब जो स्ट्रक्चर पड़ता है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस पड़ता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस में अगर कोई कंप्रेशन आ जाए, कोई इंजरी हो जाए या कोई भी चीज़ उसको डिस्टर्ब कर दे, तो वो जो पेन अपने डर्माटोमल पैटर्न में रन करवाता है उसको हम रेफर्ड पेन कह सकते हैं। रेफर्ड पेन जो है इसको हमें डायग्नोस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर उसकी हिस्ट्री टेकिंग और उसकी टेस्टिंग और फर्दर इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमें ज़रूरी होती है। नंबर थर्ड पे वीकनेस पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे कंधे में कमज़ोरी हो गई है। कमज़ोरी किस वजह से हो सकती है? वीकनेस जो है वो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हैं कि वीकनेस या तो न्यूरोलॉजिकल हो सकती है या तो किसी चीज़ का रप्चर हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में कोई भी नर्व डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से उस मसल की नर्व सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो सकती है और उसकी वजह से जो मसल है वो वीक हो सकता है। और सेकंड नंबर पे जो रप्चर है, रप्चर किसी भी चीज़ से हो सकता है, ख्वाह वो ट्रॉमा हो सकता है, डायरेक्ट ब्लो हो सकता है किसी चीज़ की वजह से, या फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है जिसकी वजह से वो नर्व को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वीकनेस पेशेंट को आ जाती है। और वीकनेस में सेकंड नंबर पे ये भी है कि इमोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इमोबिलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन भी वीकनेस कॉज कर सकती है विदाउट एनी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। और शोल्डर जॉइंट में सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ही नहीं आते, वेस्कुलर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, वो भी जिसको हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी कह सकते हैं। उसमें बेसिकली दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, वेस्कुलर भी और न्यूरोलॉजिकल भी। थर्ड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टेबिलिटी पेशेंट आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब ऐसे लगता है जैसे मेरा ना कंधा निकल गया है, नीचे की तरफ निकल जाए, आगे की तरफ निकल जाए। यह पेशेंट कहता है जी मेरा मोटा निकल गया है। कंधा निकलने से मुराद ये है उसको कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसमें कोई भी मस्कुलर इम्बैलेंस हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, उसमें जॉइंट की इंस्टेबिलिटी जिसमें कैप्सूल जो है शोल्डर जॉइंट का वो उसका वीक हो सकता है, जिसकी वजह से शोल्डर प्रॉपरली अपनी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हुए अपने ग्लिनॉइड फोसा से निकल जाता है। फिफ्थ नंबर पे जो हमें सबसे ज़्यादा सिम्टम पेशेंट रिपोर्ट करता है वो है स्टिफनेस। स्टिफनेस जो है ये पेशेंट की डिज़ीज़ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और बहुत ही कॉमन है पेशेंट्स में स्टिफनेस के साथ रिपोर्ट करना, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको हम उर्फ़ आम में फ्रोज़न शोल्डर के नाम से भी जानते हैं, जो कि ओल्डर पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन है, जिनको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, उन पेशेंट्स में। और पोस्ट ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन के साथ जो होती है स्टिफनेस, उसको भी हम फ्रोज़न शोल्डर के नाम से जान सकते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अलहदा से दूसरे लेक्चर्स में। सिक्स नंबर पे आती है डिफ़ॉर्मिटी की वजह से जो पेशेंट कंप्लेन करता है पेन की या अदर थिंग्स की। डिफ़ॉर्मिटी में कंजेनिटल डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं जिसमें ये हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती हैं। पोस्चर के साथ पेशेंट, बैड पोस्चर के साथ पेशेंट आ सकता है जो कि उसके जॉइंट्स को डिफॉर्म कर सकता है, डिसफंक्शन की तरफ लेके जा सकता है उसे। लेकिन जो कंजेनिटल डिफ़ॉर्मिटी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होती है क्लीडोक्रेनियल डायसिस्टोसिस, जो कि एब्सेंस, कंजेनिटली एब्सेंस ऑफ क्लेविकल होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो शोल्डर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, या तो वो बिल्कुल ही उसकी ऑसिफिकेशन बहुत कम हुई होती है। और सेकंड नंबर पे जो है एक्वायर्ड पोस्टरल डिफ़ॉर्मिटीज़ जो हैं वो बहुत कॉमन है, जिसमें राउंडेड शोल्डर्स आ जाते हैं, जिसमें पेशेंट आगे की तरफ झुक के बैठता है, अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ इस तरह करके बैठ जाता है और वो अडेप्ट कर लेता है इस पोस्चर को, जिसकी वजह से पेशेंट को डिफरेंट किस्म की कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में जो सबसे कॉमन
सिम्टम जो पेशेंट रिपोर्ट करता है वो लॉस ऑफ फंक्शन के डॉक्टर साहब मेरे से ये काम नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब मेरे से वो काम नहीं हो रहा, मैं काम करता था लेकिन किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से उसका जो फंक्शन है वो लॉस हो सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे साइन एंड सिम्टम्स की, सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे साइंस की। साइंस जो है वो फिज़िकल थेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक जो सर्जन है या फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, वो खुद देखता है पेशेंट में कि उसकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कैसे हो सकती है। ऑब्जेक्टिव इसमें साइंस में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक का रूल है, रूल ऑफ 3 है, जिसमें लुक, फील एंड मूव होता है। लुक, फील एंड मूव जो कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिससे हम पेशेंट को असेस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जब हम देखते हैं लुक में हमने देखना होता है कि पेशेंट हमारे सामने बैठा हुआ है एग्जामिनेशन काउच पे, चेयर पे और समथिंग एल्स स्टूल पे, जिसको हमने देखना है फ्रंट से और बैक से। इसमें सबसे पहले इस एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पेशेंट को प्रॉपर एक्सपोज करना पड़ेगा जिस रीजन को हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने अपर लिम्ब को देखना है तो हमें प्रॉपर नेक से लेके पेक्टोरल रीजन तक हमें उसे एक्सपोज करना पड़ता है, ताकि हम अगर पेशेंट राइट साइडेड कंप्लेन के साथ आया तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कॉन्ट्रालैटरल साइड के साथ, ताकि हमें देखने में पता चले कि क्या चेंजिंग आ रही है। लुक में अगर हम देखें, सबसे पहले हम जब फ्रंट और बैक से हम देखेंगे लुकिंग में सबसे पहले हम देखेंगे स्किन की कंडीशन देखेंगे, प्रीवियस कोई सुचरिंग की वजह से कोई स्कार वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, उससे हिस्ट्री में पूछेंगे कि अगर स्कार है तो वो किस चीज़ का है, और वो सारा कुछ हम देखेंगे। स्किन कंडीशंस को हम देखेंगे कि कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है। तो अगर हम स्पेशली फीमेल्स की बात करें शोल्डर जॉइंट के साथ, तो हमें लुक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमें एक्जिला देखना होता है। एक्जिला क्यों देखना होता है? क्योंकि अगर वो पेशेंट पोस्ट कैंसरस सर्जरी के साथ आई है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन सर्जरी जो है रेडिकल मेस्टेक्टमी की वजह से जो हम लिम्फ नोड्स कि एक्सट्रैक्शन के बाद हमें कंडीशंस मिलती हैं, लिम्फेडिमा मिलता है अपर लिम्ब में, उसके बाद हमें एक्जिला में एक टाइट कॉर्ड मिल जाती है जिसको हम एक्सिलरी वेब सिंड्रोम कहते हैं, जो कि हम गायनेकोलॉजी के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक्सिलरी वेब सिंड्रोम जो है वो टाइट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिल सकता है हमें एक्जिला में, इसलिए हमें उसको भी असेस करना ज़रूरी होगा। लुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पेशेंट किसी भी डिसलोकेशन की वजह से हमारे पास आता है तो हमने उसे देख के अंदाज़ा लगाना होता है कि उस लिम्ब की डायरेक्शन बेसिकली क्या है, पोजीशन क्या है। अगर तो पेशेंट इंटरनल रोटेशन के साथ आया है हमारे पास, उसका कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब के साथ कि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में क्या डिफरेंस है। फिर हमें उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ, नॉर्मल के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि इसको कौन सी डिसलोकेशन है। जैसे कि वो पेशेंट अगर इस तरह हमारे पास आया इंटरनल रोटेशन के साथ, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनल रोटेशन के साथ उसकी शोल्डर की पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुई हो सकती है। फिर हम फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है फील में सबसे पहले हमने देखना होता है स्किन टेम्परेचर, जो इफेक्टेड जॉइंट है और कॉन्ट्रालेटरल जॉइंट है, हमने दोनों को कंपेयर करना होता है ताकि हमें उस दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस फील हो सके। उसके बाद हमें देखना होता है फील करने में, उसको हमने पैल्पेट करना है डिफरेंट स्ट्रक्चर को, शोल्डर जॉइंट को इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, अपवर्ड उसको देखना होता है, सुपीरियरली हमने देखना होता है कि सारे जॉइंट्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में हैं या नहीं। उसके साथ हमने उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी पैल्पेट करके देखना होता है कि कहीं कोई इफ्यूजन तो नहीं है, कोई बर्साइटिस तो नहीं हुआ। जितना भी हमें उससे अंदाज़ा हो सकता है हम वो लगाने की कोशिश करते हैं फील में। नंबर 3 पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है वो होता है मूव, लुक, फील एंड मूव। थर्ड नंबर पे जो मूवमेंट है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एक्टिव मूवमेंट्स, सेकंड पे पैसिव मूवमेंट्स एंड देन पावर टेस्टिंग आती है। एक्टिव मूवमेंट्स में ये होता है कि पेशेंट को हम कमांड करते हैं कि वो रिस्पेक्टिव मूवमेंट हमें करके दिखाए। जैसा कि हम उसको एक पेशेंट मेरे सामने बैठा हुआ है तो मैं उसको कमांड करूँगा कि अपना शोल्डर जो है वो सामने से लेके अपने
ऊपर तक लेके जाए, जहाँ से हमें एक्टिव मूवमेंट जब पेशेंट खुद करेगा, एक्टिव मूवमेंट्स जो होती हैं जो पेशेंट खुद करता है, जब वो खुद करेगा तो हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देखना होता है और मूवमेंट को भी देखना होता है कि कहीं वो मूवमेंट को मैनेज तो नहीं कर रहा, कि अगर तो हमने उसको एबडक्शन करवानी है तो एबडक्शन के साथ अपनी बॉडी को तो नहीं मूव कर रहा, उसको हमने स्टेबलाइज रखना है और पेशेंट को कहना है कि रिस्पेक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करे और हमने उसको एसेस करना है। सेकंड पे यह है कि ऐसे मूवमेंट्स जो कि ऑर्थोपेडिक फिजिशियन कंसल्टेंट और सर्जन या फिजिकल थेरेपिस्ट खुद परफॉर्म करके देखता है, स्टेबलाइज करके शोल्डर जॉइंट को पेशेंट के, जो कि डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, वो हम अडेप्ट कर सकते हैं पैसिव मूवमेंट्स की टेस्टिंग के लिए। नंबर थर्ड पे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पावर टेस्टिंग होती है। पावर टेस्टिंग जो है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ को हमने देखना होता है। जैसे कि हमें पता है कि टेस्टिंग के 5 ग्रेड्स होते हैं, 0 to 5, जिसमें हमें पेशेंट के मसल्स को, शोल्डर जॉइंट पेक्टोरल रीजन के मसल्स को हमें असेस करना होता है डिफरेंट मेथड्स के साथ, सब मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ, सब मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ, और इसी तरह ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और 0 हमने देखना होता है। ग्रेडिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि हमें ये पता चल सकता है कि उसका कौन सा मसल ज़्यादा वीक है, कौन सा मसल में ज़्यादा ख़राबी आ रही है, तो हम हमारी जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक होती जाती है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम आते जाते हैं। स्पेशल क्लिनिकल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है फिज़िकल थेरेपिस्ट के लिए शोल्डर जॉइंट की, जिसमें हम डिफरेंट मैनुअल टेस्टिंग करते हैं एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए, पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए, सुप्रास्पाइनेटिस टेंडिनाइटिस के लिए हम देखते हैं, और डिफरेंट क्लिनिकल, इसके लिए भी हम एक अलग से लेक्चर, जैसे जैसे हम डिजीज़ को डिस्कस करते जाएंगे उसमें हम उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग भी डिस्कस करते जाएंगे। इमेजिंग की बात करें जो कि हमें डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरेज होते हैं। एक्सरेज की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जॉइंट्स में, बोन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसकी अलाइनमेंट में क्या डिफ़िकल्टी है और ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसकी शोल्डर जॉइंट में। सेकंड नंबर पे हम कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड हम परफॉर्म कर सकते हैं, थर्ड पे सीटी परफॉर्म कर सकते हैं, फोर्थ पे एमआरआई परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस। लास्ट में जो प्रोसीजर्स जो शोल्डर जॉइंट पे परफॉर्म हो सकते हैं उसमें आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकती है और आर्थोस्कोपी हो सकती है, जो कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी जिसको हम कह सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे द पेनफुल शोल्डर जॉइंट। पेनफुल शोल्डर जॉइंट में जो जो चीज़ें आती हैं उसकी मैंने क्लासिफिकेशन आपके सामने ये रखती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेफर्ड पेन की, फिर जॉइंट डिसऑर्डर की, फिर बोन लीजन्स की, रोटेटर कफ डिसऑर्डर्स, इंस्टेबिलिटी एंड नर्व इंजरी। रेफर्ड पेन में देखते हैं कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं, कंडीशंस आती हैं जो कि पेनफुल शोल्डर जॉइंट कॉज कर सकती है। सबसे पहले आता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, जो कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर है सर्वाइकल स्पाइन का, वो ब्रेकियल प्लेक्सिस को कंप्रेस करके पेनफुल शोल्डर कॉज कर सकती है। मीडियास्टिनल पैथोलॉजी, कोई भी मीडियास्टिनम में, थॉरैक्स में कोई भी पैथोलॉजी ऐसी है जो कि रेफर कर रही है पेशेंट को पेन शोल्डर जॉइंट में। कार्डिक इस्कीमिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिक इस्कीमिया जो है, इसकी पेन जो है लेफ़्ट शोल्डर से होती हुई रेफर पेन जॉ में, लेफ़्ट जॉ में और लेफ़्ट आर्म में रेडिएट करती है, रेफर्ड होती है। तो कार्डिक इस्कीमिया को भी रूल आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जॉइंट डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस, फिर आता है एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस। बोनी लियन में सबसे पहले आता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है बोनी लियन में, एंड कोई भी ट्यूमर हो सकता है शोल्डर जॉइंट का, और कहीं से भी ट्यूमर रेफर कर सकता है पेन को। रोटेटर कफ डिसऑर्डर में टेंडिनाइटिस है, रप्चर है और फ्रोजन शोल्डर, जिसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इंस्टेबिलिटी में डिसलोकेशन है, सबलक्सेशन है। नर्व इंजरी में एक नर्व है सुप्रास्कैपुलर नर्व एंट्रैपमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पेनफुल शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट इटसेल्फ जिसमें ये चीज़ें आ सकती हैं, वो एक क्लासिफिकेशन की सूरत में मैंने आपको सामने रख दी है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा। तो इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।